हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओस्टियोप्रोसिस। ठीक है, तो गाइस आज हम 5 ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्सिटोनिन, थायराइड एंड बिस्फॉस्फोनेट्स। ठीक है, तो ओस्टियोप्रोसिस स्टार्ट करने से पहले ओस्टियोप्रोसिस का मतलब जानना पड़ेगा कि ओस्टियोप्रोसिस होता क्यों है, क्या मतलब होता है। ठीक है, ओस्टियोप्रोसिस का मतलब होता है कि बोन मास का रिडक्शन, मतलब बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर हो सकते हैं। पहला डिफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हो सकता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण हो सकता है। दूसरा हो जाता है जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। तीसरा लो विटामिन डी इंटेक या कैल्शियम इंटेक हो सकता है। चौथा ड्रग्स हो सकता है, मतलब और भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, विटामिन डी क्या करता है, सीरम कैल्शियम को कम बढ़ाता है। ठीक है, कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, सीरम कैल्शियम को कम कर रहा, और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा, सीरम कैल्शियम को बढ़ा रहा। ठीक है, वो कैसे कर रहा है वो एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विटामिन डी से। तो अब क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी कैल्शियम को कैसे बढ़ाता है ब्लड में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है विटामिन डी, इंक्रीज सीरम कैल्शियम बाय इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज एक्सक्रेशन। मतलब क्या कर रहा है विटामिन डी, जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा रहा है, और क्या कर रहा है किडनी से जो एक्सक्रेशन हो रहा है कैल्शियम का उसको कम कर रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो उसके वहाँ से कहाँ चल जाएगा, हमारे बोन में चल जाएगा। अगर बोन में चला गया तो हमें तो बोन में ही चाहिए ना, ओस्टियोप्रोसिस के लिए हमें कैल्शियम कहाँ चाहिए, बोन में ही चाहिए। तो ये बोन में चल जाएगा, तो हम विटामिन डी को यूज़ कर सकते हैं ओस्टियोप्रोसिस में। ठीक है, पहला विटामिन डी क्लियर हो गया आपको, आपको समझ में आ गया कि विटामिन डी कैसे सीरम कैल्शियम इंक्रीज कर रहा है ब्लड में। ठीक है, और दूसरा क्या है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, डिक्रीज सीरम कैल्शियम बाय मूविंग कैल्शियम टू द बोन। क्या कर रहा है, ये हमारे ब्लड में पहले से ही कैल्शियम है, उसको कैल्सिटोनिन कहाँ भेज रहा है, ब्लड से बोन में भेज रहा है। कहाँ से भेज रहा है, ब्लड से बोन में भेज रहा है। अगर ब्लड से बोन में भेज, हमें ओस्टियोप्रोसिस के लिए कहाँ चाहिए, बोन में ही कैल्शियम चाहिए, तो कैल्सिटोनिन भी यूज करते हैं ओस्टियोप्रोसिस में। देखिए कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, कैल्सिटोनिन डिक्रीज कर रहा है ना सीरम कैल्शियम, कैसे काम कर रहा है सब इंटरलिंक करिएगा। ठीक है, लास्ट बच गया हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन या पीटीएच। ये इंक्रीज सीरम कैल्शियम बाय रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। ठीक है, ये समझने से पहले हमको एक चीज़ और समझना पड़ेगा। हमारे बोन में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक ओस्टियोक्लास्ट सेल एंड एक ओस्टियोब्लास्ट सेल। हमारे बोन में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक ओस्टियोक्लास्ट सेल एंड एक ओस्टियोब्लास्ट सेल। ओस्टियोक्लास्ट सेल जब भी स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा, बोन रिजॉर्प्शन करेगा, यानी बोन की डेंसिटी कम करेगा। बोन ईटर होता है। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट जब भी स्टिमुलेट होगा। और ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, बोन फॉर्मेशन होता है। तो ये पीटीएच क्या करता है, ये ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट कर देता है। अगर ओस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट होगा तो क्या करता है, ये बोन का रिजॉर्प्शन करता है। बोन का रिजॉर्प्शन करके क्या करता है, ये डिक्रीज बोन कैल्शियम क्या करता है, ये बोन से ब्लड में भेजता है कैल्शियम। कहाँ भेजता है, बोन से ब्लड में कैल्शियम भेजता है। तो ब्लड में कैल्शियम आया तो वही लिखा हुआ कि इंक्रीज सीरम कैल्शियम। अगर बोन का कैल्शियम निकाल के अगर ब्लड में भेज रहा है तो क्या होगा, हम तो ओस्टियोप्रोसिस में हम दवाई दे सकते हैं, ये नहीं देंगे ना, क्योंकि ये ओस्टियोप्रोसिस कॉज कर रहा है। हमें ओस्टियोप्रोसिस के लिए बोन में चाहिए होता है कैल्शियम। तो ये तो क्या कर रहा है पीटीएच, ये बोन का कैल्शियम निकाल के कहाँ भेज रहा है, ब्लड में भेज रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे सबसे अपनी इंपॉर्टेंट दवाई बिसफॉस्फोनेट के बारे में। ठीक है गाइस, तो गाइस बिसफॉस्फोनेट स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं ये। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये पूरा लिखा हुआ उस समय नहीं आ रहा था कैमरा के फ्रेम में। ठीक है, और दूसरा क्या, ओस्टियोप्रोसिस में हम क्या देख सकते हैं, डायरेक्ट कैल्शियम दे सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या देखते हैं, थायराइड। थायराइड क्या करता है, कैल्शियम को रिटेन करता है। ठीक है, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाई हम पढ़ेंगे बिसफॉस्फोनेट्स। ठीक है, तो बिसफॉस्फोनेट्स क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाई है। तो बिसफॉस्फोनेट के हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एलोंड्रोनेट, रिजेड्रोनेट एंड जोलेंड्रोनेट। और भी होते हैं लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये बिसफॉस्फोनेट काम कैसे करता है तो वो हम समझते हैं। अभी कुछ देर पहले हम आपको एक बताए थे कि बोन में हमारे 2 टाइप के सेल होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल एंड ओस्टियोब्लास्ट सेल। तो ये ये जो बिसफॉस्फोनेट है ये क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करके काम करता है। अगर ओस्टियोक्लास्ट इनहिबिट हो जाएगा, तो मतलब बोन का रिजॉर्प्शन नहीं होगा। बोन का रिजॉर्प्शन नहीं होगा तो मतलब तो क्या होगा, बोन का रिजॉर्प्शन हम वही चाहते हैं ना ओस्टियोप्रोसिस में कि बोन का रिजॉर्प्शन नहीं हो। तो ये बिसफॉस्फोनेट उसी टाइप से काम करता है कि ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करके। ठीक है, तो देखिए पहला लाइन वही है, बिसफॉस्फोनेट इनहिबिट ओस्टियोक्लास्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओस्टियोप्रोसिस। ये बिसफॉस्फोनेट ड्रग ऑफ चॉइस है ओस्टियोप्रोसिस के लिए। किसी भी कारण से ओस्टियोप्रोसिस हो, चाहे न्यूट्रिशन के कारण कमी हो, चाहे पोस्ट मेनोपॉजल फैक्टर के कारण हो, चाहे किसी ड्रग्स के कारण हो, सबके लिए क्या है, ये बिसफॉस्फोनेट ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है,
इतना याद रखिएगा। ये हाईली टॉक्सिक टू ओसोफेगस, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसका एक साइड इफेक्ट है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है, किसके लिए, ओसोफेगस के लिए। बोलने का मतलब क्या है, जब भी हम बिस्फोस्फोनेट ड्रग्स लेते हैं कोई भी, तो अगर ये टच कर गया हमारे इसोफेगस में तो ये अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ये अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है। तो इससे बचने के लिए डॉक्टर हमेशा प्रिवेंटिव मेजर बताते हैं कि हमें कैसे लेना है ये दवाई, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर क्या, गिवन इन एम्प्टी स्टमक, ठीक है, भूखे पेट लेना हमेशा, गिवन विद फुल ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, पूरी पानी के साथ लेना है, मतलब 1 गिलास 2 गिलास पानी के साथ लेना। शुड नॉट लाई बिटवीन 30 मिनट आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, 30 मिनट तक सोना नहीं है मेडिसिन लेने। हमने 3 प्रिवेंटिव मेजर बताए थे, उसका मतलब भी समझ लेते हैं, ठीक है। गिवन इन एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक इसलिए देते हैं क्योंकि अगर उस समय खाना नहीं रहेगा हमारे स्टमक में तो ये दवाई कहाँ चल जाएगा, स्टमक के नीचे वाले पार्ट में चल जाएगा, ठीक है। अगर खाना रहेगा, अगर हम दवाई लिया तो दवाई ऊपर रह सकता है और रिफ्लेक्स होने के कारण ये हमारे इसोफेगस में आ सकता है, ठीक है। पहला प्रिवेंटिव मेजर ये हो गया। गिवन फुल ग्लास ऑफ वाटर का मतलब ये है कि अगर हम अच्छे से पानी पिएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे तो ये दवाई अच्छे से डिजॉल्व होगा हमारे स्टमक में, तो ऊपर आने की चांसेस बहुत कम रहेगी, मतलब इसोफेगस में आने की चांसेस। फिर क्या है तीसरा, मतलब दवाई लेने के बाद 30 मिनट सोना नहीं है। सोना इसलिए बोलते हैं कि 30 मिनट इसलिए नहीं सोना क्योंकि ये गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम होता है। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी दवाई 30 मिनट के बाद स्टमक से नीचे आ जाती है, मतलब इंटेस्टाइन में आ जाती है, ठीक है। अगर इंटेस्टाइन में आ जाएगी तो रिफ्लेक्स होने का खतरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिवेंटिव मेजर। तो अब ये देख लेते हैं एलेंड्रोनेट, रिजेड्रोनेट गिव ओरली देते हैं, और जोलेंड्रोनेट क्या है, वंस इन अर्ली देते हैं, ठीक है। हम क्या देते हैं, वंस इन अर्ली लॉन्ग एक्टिंग। गाइस हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ बिस्फोस्फोनेट, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस तो होता ही है बिस्फोस्फोनेट, किसी भी कारण से क्या हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो। तो दूसरा किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है, हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मैलिग्नेंसी में हाइपरकैल्सीमिया कैसे हो जाता है, ठीक है, वो समझते हैं। तो कैंसर सेल्स हमारा क्या करता है, मेटास्टेसिस करता है बोन में। मेटास्टेसिस की वजह से क्या होता है, किसको स्टिमुलेट करता है, ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट हो जाता है हमारा। ऑस्टियोक्लास्ट सेल जब भी स्टिमुलेट होता है तो क्या करता है, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, बोन की डेंसिटी कम करता है। तो ये रिजॉर्प्शन ऑफ बोन जो करता है तो ये क्या करता है, बोन से हमारा कैल्शियम कहाँ भेजता है, ब्लड में भेजता है। अगर बोन से कैल्शियम ब्लड में आ गया, ब्लड में कैल्शियम क्या बढ़ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं। अगर ब्लड में कैल्शियम कम है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। और बोन में कैल्शियम ज़्यादा है तो उसे हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब तीसरा क्या है, यूज्ड फॉर अर्ली स्टेज ऑफ पैगेट्स डिजीज ऑफ बोन। तो हम पैगेट्स डिजीज ऑफ बोन में भी हम यूज करते हैं बिस्फोस्फोनेट को, ठीक है। अब साइड इफेक्ट देख लेते हैं बिस्फोस्फोनेट का। पहला क्या है, इसोफेजियल टॉक्सिसिटी, दूसरा इसोफेजियल अल्सर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। अगर लॉन्ग टाइम तक अगर हम लेंगे बिस्फोस्फोनेट तो ये ओसोफेजियल कैंसर भी कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा साइड इफेक्ट क्या है, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ मैंडिबल, ठीक है, दूसरा साइड इफेक्ट ये है। तीसरा क्या है, जोलेंड्रोट। जोलेंड्रोट हमने क्या बताया था कि ये वंस इन अर्ली लेना है, ठीक है, मतलब साल में एक बार। ये क्या करता है, अगर हम साल में एक बार देते हैं ये बोन में जमा हो जाता है, धीरे धीरे काम करता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये रीनल फेलियर कॉज करता है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है कि हम पूरा ऑस्टियोपोरोसिस कंप्लीट ही कर लें, ठीक है। थैंक यू।